हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2021-22 यहाँ लिख देते हैं हम 2021-22 2021-22 का ज्वाइनिंग आ गया है। ज्वाइनिंग लेटर्स कैंडिडेट्स को मिल चुके हैं। 13 जुलाई 2023 को ज्वाइनिंग है। कि कई बार ज्वाइनिंग लेटर में ये लिखा रहता है कि ऑन और बिफोर 13 जुलाई, लेकिन इस बार ये लिखा हुआ है कि आप यदि इस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो 13 जुलाई 2023 को फला जगह आप ज्वाइन करें। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि इसमें यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं या उस दिन आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो क्या 14 को ज्वाइनिंग हो जाएगा। देखिए, यदि आपका ट्रेन लेट हो गया और आपके पास में कुछ जिसको कहते हैं कि उसके कारण है, वैधानिक कारण है आपके पास में कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं क्यों एक दिन लेट हो गया, तो 14 को भी आपको ज्वाइन करवा लेंगे। लेकिन जब लिखा है और कोर्स का पहला उसूल है अनुशासन, तो 13 लिखा है तो आप 12 को ही पहुंच जाइए। 12 को भी आपको स्वीकार कर लेंगे, 12 को भी आपको एंट्री दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 13 को एंट्री दी जाएगी। 12 को, 11 को, इवन 10 को भी यदि कोई कैंडिडेट दूर दराज से जा रहा है और दूर दराज ही आया है पोस्टिंग। अब बीएसएफ ट्रेड्समैन के कुछ डाउट हैं हमारे साथियों के। एक तो डाउट ये है कि जहां हमारी ज्वाइनिंग हो रही है वहां इसके अलावा एक यूनिट का बारे में भी उसमें नीचे लिखा हुआ है। एडमिट जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें कि कॉपी टू फला बटालियन बीएसएफ। उसका क्या मतलब? उसका मतलब यह है कि वो आपका पेरेंट यूनिट है, यानी कि वहां पर आपकी तैनाती होगी। तो फिर फ्रंटियर हेडक्वार्टर या आईजी हेडक्वार्टर में क्या होगा, वहां पर आपको असेंबल किया जाएगा। और असेंबल करने के साथ ही हो सकता है कि शायद 13 को ही आपका ब्रीफिंग हो गया या 14 को, कि संबंधित यूनिट से आपको लेने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके तैयार रहेंगे और वहां पर आपको यूनिट में भेज दिया जाएगा। सेक्टर हेडक्वार्टर्स में भी कुछ लोगों की तैनाती हुई है, लेकिन फर्स्ट जो पोस्टिंग होती है वो जनरली यूनिट्स में होती है। अब ये बीएसएफ का स्ट्रक्चर है कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम छोड़ दें, हम आईजी हेडक्वार्टर से ही बात करें। आईजी हेडक्वार्टर, फ्रंटियर हेडक्वार्टर जिसे कहा गया, उसके बाद में सेक्टर हेडक्वार्टर्स। सेक्टर हेडक्वार्टर के इक्विवेलेंट सीआरपीएफ की यदि हम बात करें तो उसमें ग्रुप सेंटर होता है और बाद में होता है यूनिट, या जिसको बीएन बटालियन कहा जाता है। और बटालियन का बाद होता है कंपनी, और कंपनी के बाद प्लाटून। और आप लोगों की तैनाती जो है वो कंपनी और प्लाटून में होगी, यानी कि जो डायरेक्ट रूप से बॉर्डर पर रहती हैं। हाँ, कहीं रिजर्व बटालियन है या जिसको कहें कि केएलपी है, की लोकेशन पॉइंट, उसमें है तो भी उसमें भी तैनाती जो है वो कंपनी हेडक्वार्टर मैस में हो सकती है, प्लाटून हेडक्वार्टर में हो सकती है। अब कौन सा ट्रेड है आपका? टेलर ट्रेड है तो टेलर ट्रेड वाला या कॉबलर ट्रेड वाला तो हेडक्वार्टर में ही रहता है, यानी कि बटालियन हेडक्वार्टर में रहता है। कुछ तैनाती से संबंधित ये बातें हैं। लेकिन कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, बार्बर, ये जो कोर ट्रेड हैं, ये क्या डायरेक्ट हमें ड्यूटी पे चढ़ा दिया जाएगा? बिल्कुल, आप स्किल्ड वर्कर्स हैं, आपने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया है और एक आपने सर्टिफिकेट भी दे रखा है कि मैं फला जगह में 2 साल 3 साल तक मैंने काम किया है, तो बिल्कुल आपको काम पर चढ़ा दिया जाएगा। अरे साहब, मुझे तो काम नहीं आता है, नहीं आता, ट्रेड टेस्ट कैसे क्वालिफाई किया? चलिए, ऐसा नहीं है। यदि आपको नहीं आता तो आपको वहां सिखा दिया जाएगा। अब ट्रेनिंग जो है वो कहाँ होगी? क्या यहाँ ट्रेनिंग होगी या यहाँ ट्रेनिंग होगी या यहीं ट्रेनिंग होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड्समैन 2019 वाले जो कैंडिडेट्स थे उनका भी लगभग 1 साल बाद ट्रेनिंग शुरू हुआ था, तो ट्रेनिंग बाद में होगी। कब होगी? कभी भी हो जाएगी, लेकिन आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपका प्रहरी परिवार का सदस्य आप हो जाते हैं। अब हमारे कुछ कैंडिडेट के प्रश्न हैं कि मैंने सीपीओ एसआई का एग्जाम दिया हुआ है, टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में जानना चाहा उन्होंने। सीपीओ एसआई का मेरा एग्जाम भी हो गया है, मेरा मेडिकल भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, या मेरा बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो गया है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो गया है, क्या मुझे बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो आगे का प्रोसेस होगा, या बीएसएफ हेड कांस्टेबल जो रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, या मैंने बीएसएफ वाटर विंग में मैंने एसआई के लिए, कांस्टेबल क्रू के लिए, उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो क्या मुझे उसके लिए छुट्टी मिल जाएगा?
देखिए, ये तो हम बात कर रहे हैं कि जो आप जिस पे स्केल पर आप ज्वाइन कर रहे हैं, जिस पे बैंड पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, उससे हायर पे स्केल की। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है कि आप भारत सरकार के कर्मचारी हैं और आप उस जिस पे स्केल पर आप तैनात हैं, उससे ऊपर की पे स्केल पर आपकी नियुक्ति हो रही है, तो उसके लिए आपको एनओसी मिल जाती है, टेक्निकल रेजिग्नेशन आपका हो जाता है, यानी कि आपको ट्रेनिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। अब आप 13 जुलाई को आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद यदि आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको यूनिट हेड, जो भी आपका चाहे सेक्टर में आपकी तैनाती है तो सेक्टर डीआईजी से, या यूनिट में है तो यूनिट जो बटालियन कमांडेंट है उनसे आपको एनओसी लेना होगा। बिना एनओसी के आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन वाली कैटेगरी में आप नहीं है। लेकिन 13 जुलाई तक, जैसा हम सीपीओ एसआई का उदाहरण ले सकते हैं कि कोई कैंडिडेट बीएसएफ ट्रेड्समैन में फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं, सीपीओ एसआई का उन्होंने सब कुछ क्लियर कर लिया है, फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, या रेलवे का कोई एग्जाम है जिसका सब कुछ क्लियर कर लिया है, फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन आपको देना होगा। कांस्टेबल जीडी की हम बाद में बात करेंगे। एक एप्लीकेशन आपको ज्वाइनिंग के जो पेपर्स आप सबमिट करेंगे उसके साथ ही जहां आप ज्वाइन कर रहे हैं वहीं, क्योंकि आपके पेपर्स जो हैं वो यूनिट में जमा होंगे, फ्रंटियर हेडक्वार्टर जहां आपकी ज्वाइनिंग होगी वहां पर आपके पेपर्स जमा नहीं होंगे। क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाएंगे? बिल्कुल जमा किए जाएंगे, देखे जाएंगे, उसके बाद जमा भी किए जाएंगे। एक एप्लीकेशन आपको टू द कमांडेंट, जो भी आपका यूनिट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है, जहां भी तैनाती है वहां, और सब्जेक्ट क्या होगा उसका, सब्जेक्ट आप सीपीओ एसआई का एग्जाम आप क्लियर कर चुके हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, आप हेड कांस्टेबल का आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको साथ में लगाकर एक एप्लीकेशन आपको देना होगा कि मैं 13 जुलाई को ज्वाइन किया, उससे पहले मैंने ये एग्जाम क्लियर कर रखा है, इसमें फाइनल सिलेक्शन होने की स्थिति में मुझे टेक्निकल रेजिग्नेशन की अनुमति दी जाए। ये आपको गाइड कर देता है, वहां पर जो स्टाफ होता है, इतना आपकी मदद वो लोग करते हैं। वो खुद भी बता देते हैं कि यदि किसी ने अब तक कोई एग्जाम क्लियर कर रखा है या फॉर्म अप्लाई किया हुआ तो उसकी जानकारी दे दें, ताकि आपको ये टेक्निकल रेजिग्नेशन वाली कैटेगरी में आप आ जाए, यानी कि एनओसी आपको मिल जाएगी। 13 जुलाई से पहले का जो कुछ भी आपने किया है उसका डिपार्टमेंट को जानकारी आप दे देते हैं तो आप एनओसी की कैटेगरी में आप आ जाते हैं। लेकिन कांस्टेबल जीडी जो है वो तो सेम पे स्केल है, तो क्या कांस्टेबल जीडी के लिए भी एनओसी हो जाता है? वो भी हो जाता है, लेकिन कांस्टेबल जीडी वाला जो है उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 13 जुलाई 2023 से ज्वाइनिंग है और 17 जुलाई से मेडिकल होने हैं। अभी एडमिट कार्ड अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 17 जुलाई से कंफर्म हो गया है। जो फोर्स का जो इंटरनल लेटर्स जो चल रहे हैं वो, और सीआरपीएफ का साइट पर भी आ गया है कि टेंटेटिवली। तो उस स्थिति में क्या करें कि अब मेडिकल तो होगा जोधपुर में और तैनाती हो रही है असम में, तो क्या मुझे मेडिकल देने के लिए छुट्टी मिल जाएगी? छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तय करेगा जो भी, जहां भी आप ज्वाइन करेंगे वहां का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सक्षम प्राधिकारी है, वो तय करेगा। मैं जाऊं या नहीं जाऊं, अब जाऊं या नहीं जाऊं ये आपको तय करना है। मेरा बहुत अच्छा मार्क्स है, मेरा तो 145 मार्क्स है, और मेरा मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑलरेडी 2 बार फिट हो चुका हूं। क्या मुझे रिस्क उठाना चाहिए? यदि ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल आपको रिस्क उठाना चाहिए, लेकिन आप रिस्क उठाने की स्थिति में आप हैं या नहीं हैं ये आपको तय करना है। अब आप 13 को आप ज्वाइन करते हैं, 17 को ही आपका मेडिकल आ जाता है, या 18 को आ जाता है, 19 को आ जाता है, 2 दिन 3 दिन बाद आपको छुट्टी मिल जाए, इसकी संभावना देखिए बहुत, उसको कहते हैं कि जीरो है। कि वहां पर 2 दिन 3 दिन बाद नहीं, वहां पर 10 दिन, पहला 10-15 दिन तो ये स्थिति होती है कि लगभग हर किसी को ही छुट्टी चाहिए कि मेरा एसएससी जीडी का है, मेरा फलाना है, ये है, वो है। तो देखिए, छुट्टी का जो आप लोगों ने पूछा, वो छुट्टी तो तय करेगा
सक्षम प्राधिकारी वो दें ना दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग पहले जो भी एग्जाम दे रखे हैं, हाँ, आप कांस्टेबल जीडी का भी आपने दे रखा है, तो उसके लिए भी आप इतला कर दीजिए, डिपार्टमेंट को आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, ताकि वहां पर आपका पक्ष मजबूत हो जाता है कि आपको मेडिकल के लिए आपको वो भेजें। दावा आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने सूचित कर दिया, क्या मेरा मेडिकल 18 को होता है तो मैं 18 के बाद चला जाऊं, मुझे स्वीकार कर लेंगे। अब वो स्वीकार कर लेंगे या नहीं कर लेंगे वो उनको तय करना है। क्या दूसरा ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा? दूसरा आएगा या नहीं आएगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जीडी में तो आता है जनरली। मैं एक्सटेंशन कैसे ले सकता हूं? एक्सटेंशन जनरली देखिए मेडिकल ग्राउंड पर मिलता है, और वो भी एक्सट्रीम, जिसको कहते हैं कि एक्सट्रीम मेडिकल ग्राउंड। अब आप खुद का मेडिकल ग्राउंड पर आप एक्सटेंशन लेंगे तो आपका बाद में मेडिकल होगा और उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देना होगा। आप अपना पेरेंट्स का मेडिकल ग्राउंड पर लेते हैं तो उसमें आपको 20 से 30 दिन का आपको मिलने को, तो देखिए जब ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है उसके 6 महीने तक आपकी दावेदारी उस पर बनी रहती है, लेकिन आपको हेडक्वार्टर को आपको सूचित करना होगा कि मैं इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है उसका आपको एक रिप्लाई देना होगा। यदि आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि आप जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसको स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन आप एप्लीकेशन दे दीजिए कि मैं स्वीकार करता हूं इसको, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं जो बताया हुआ तारीख है उस तारीख को ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का मुझे समय दिया जाए। तो एक बार यदि आप सूचित कर देते हैं हेडक्वार्टर को, तो गेंद हेडक्वार्टर के पाले में चली जाती है, और वो जो उसमें लिखा हुआ है कि यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये स्वतः निरस्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके जो डाउट्स हैं ज्वाइनिंग से संबंधित वो इस वीडियो में क्लियर करने की हमने कोशिश की है, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो काफी कैंडिडेट हमें डायरेक्ट मैसेज करते रहते हैं, और उनको भी हम रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई करने में थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हर एक कैंडिडेट जो व्हाट्सएप मैसेज हमें करता है उनको हम डायरेक्ट रिप्लाई करें। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।